हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रक्षेप्य गति से जुड़े हुए न्यूमेरिकल। पिछले वीडियो में हमने प्रक्षेप्य गति की थ्योरी कंप्लीट की। वहाँ हमने देखा प्रक्षेप्य का पथ, उड्डयन काल क्या होता है, प्रास क्या होता है, महत्तम ऊंचाई क्या आती है प्रक्षेप्य की। और आज के वीडियो में हम उन्हीं से जुड़े हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं पिछली वीडियो में प्रक्षेप्य गति से जुड़ी हुई, और अच्छे थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करके आएँ, तभी आप इस वीडियो के न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, समझ भी पाएंगे। आसान होते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन जिसको थ्योरी नहीं आती, जिसने अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ी है प्रक्षेप्य गति की, उससे न्यूमेरिकल नहीं होंगे खुद से। ठीक है, आज के वीडियो में न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं एक बार सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगा, सारी थ्योरी आपको बताऊंगा शुरू के 10 मिनट में, और फिर करने लगेंगे हम सवाल। लगभग 15 से 20 सवाल आज के वीडियो में आपको कराने वाला हूं, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा कि प्रक्षेप्य गति से जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। और हाँ, आज के वीडियो में हम सिर्फ अर्थ टू अर्थ, सरफेस से सरफेस का प्रक्षेप्य पढ़ेंगे। ऐसा प्रक्षेप्य पढ़ेंगे जिसमें वस्तु उसी तल से चल के उसी तल में वापस आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी छत से खड़े होकर कुछ फेंक दिया और ये हम नीचे तक वाले प्रक्षेप्य हम आज के वीडियो में नहीं कवर करेंगे। ये इसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, जो अगला वीडियो होगा, जिसमें हम ऊंचाई से, किसी मीनार से, किसी बिल्डिंग से, किसी छत से हम प्रक्षेप्य को फेंकेंगे, चाहे वो ऊपर की तरफ, चाहे वो सीधा, चाहे नीचे की तरफ। और वो जो वायुयान वाले सवाल होते हैं जिसमें हवाई जहाज से बम फेंक दिया जाता है या कोई सामान फेंक दिया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम केवल सरफेस से सरफेस तक का प्रक्षेप्य पढ़ेंगे और उन्हीं से जुड़े हुए सवाल करेंगे। तो बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर हम रिवाइज करेंगे प्रक्षेप्य की थ्योरी को। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इसको हम अक्षैतिज दिशा बोलते हैं और इसको हम ऊर्ध्वाधर दिशा बोलते हैं। हमने क्या किया, इस बिंदु से एक वस्तु को ऐसे फेंका और वो वस्तु गति करते हुए इस तरीके से वापस उसी तल में लौट के आई जहाँ से वो चली। जहाँ से वस्तु को हमने फेंका बच्चों, उसको हमने प्रक्षेपण बिंदु बोला। ये लास्ट वीडियो में हमने सारी बात की थी, लेकिन आज भी समझाना जरूरी है। प्रक्षेपण बिंदु बोलते हैं। इस गति को प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। ये हमने मान लिया कि यहाँ ये जो कोण है ये थीटा है, ये है इसकी प्रारंभिक वेग है। इस वेग के 2 कंपोनेंट होंगे, u cos थीटा और ये वाला होगा u sin थीटा। इस दिशा में कोई बल नहीं है। पूरी प्रक्षेप्य गति के दौरान ये u cos थीटा मतलब अक्षैतिज वेग, इसको ux बोल देता हूँ, x दिशा में है, इसको uy बोल देता हूँ, ये y दिशा में है। ये ux मतलब u cos थीटा पूरी गति के दौरान चेंज नहीं होगा। अगर ये यहाँ 10 था तो ये पूरी गति में 10 ही रहेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान रखेंगे। ये uy जो ऊर्ध्वाधर वेग है, ये यहाँ तक कम होता जाएगा और इस बिंदु पर ये u sin थीटा 0 हो जाएगा। बच्चों, कितना हो जाएगा? u sin थीटा मतलब ये वेग घटते घटते 0 हो जाएगा। इसके बाद ये फिर बढ़ता जाएगा और इस बिंदु पे वापस उतना ही हो जाएगा जितने से चला था, मतलब ये वापस u sin थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, बस फर्क ये है कि यहाँ ये वेग ऊपर की तरफ है और यहाँ ये वेग नीचे की तरफ है, मतलब दिशा बदल गई है लेकिन मान उतना ही है। एक और बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि उच्चतम बिंदु पर, बहुत लोगों का डाउट होता है उच्चतम बिंदु पर वेग 0 हो जाता है। नहीं, उच्चतम बिंदु पर केवल ऊर्ध्वाधर वेग, ये ऊपर वाला वेग 0 हो जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ u sin थीटा 0 हो जाएगा, लेकिन u cos थीटा का मान उतना ही रहेगा जितना ये यहाँ से था। ठीक है, इतनी बात समझ आई बच्चों। ये जो प्रक्षेप्य है, ये जिस वस्तु को हमने फेंका है उसको प्रक्षेप्य बोलते हैं। इस पे केवल एक त्वरण लगा है नीचे की तरफ, गुरुत्वीय त्वरण g, यहाँ भी गुरुत्वीय त्वरण g और यहाँ भी गुरुत्वीय त्वरण g। अगर हम देखें कि यहाँ सिर्फ हमारे पास कौन सा वेग है, u cos थीटा अक्षैतिज वेग है, और यहाँ इस गुरुत्वीय त्वरण ने इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाया है। कुछ सवाल तो मैं इस थ्योरी में ही करा रहा हूँ आपको। एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए उच्चतम बिंदु पर वस्तु के वेग तथा त्वरण के बीच कितना कोण होता है, तो आपको बताना है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ एक ही वेग बचा हुआ है, कौन सा, u cos थीटा ऐसे, और त्वरण हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो कितना एंगल बनता है 90 डिग्री का। ठीक है जी। अब आपको मैंने इसके 3 फॉर्मूले बताए थे। 3 फॉर्मूले कौन कौन से? एक तो हमने बताया था उड्डयन काल। उड्डयन काल मतलब यहाँ से घूम के यहाँ तक आने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं उड्डयन काल। और फॉर्मूला आया था बच्चों
2u साइन थीटा बटे जी। फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले याद किए भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों फॉर्मूला याद होंगे तो हमें बहुत आसानी होगी क्वेश्चन करने में, इसलिए आप इन 3 फॉर्मूला को जो मैं बताने वाला हूँ जरूर से याद करेंगे। दूसरा बच्चों था हमारा उच्चतम ऊंचाई का, हाँ ये महत्तम ऊंचाई, यहाँ से ये जो सबसे ऊपर जहाँ तक जा पाया इसको अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं, एच बोलते हैं, मैंने एच मैक्सिमम ऐसे ही लिख दिया। फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। इसका जो प्रास था, प्रास क्या होता है, यहाँ से ये अक्षैतिज दूरी, यहाँ से यहाँ तक की अक्षैतिज दूरी को प्रास बोलते हैं बच्चों। और फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। नहीं करोगे क्वेश्चन कर ले जाएंगे हम, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, लेकिन अगर ये याद रहेंगे आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी। अच्छा बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि इन वाले सवालों को सोल्व करते हुए हमें तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। पहले v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 समीकरण ये और 3 फॉर्मूला ये आपको याद होने चाहिए। जैसे ही आप इनको याद करोगे आपको लगेगा कि अक्षत ये प्रक्षेप्य के सवाल बहुत आसान है। एक और चीज़ पढ़ी थी बच्चों हमने, प्रक्षेप्य का पथ। आपको बताया था मैंने कि जो प्रक्षेप्य का पथ होता है वो परवलाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलाकार। और बच्चों हमने इसकी एक समीकरण भी निकाल ली थी, आपको ध्यान हो, अगर हमने यहाँ एक बिंदु मान लिया था एक्स वाई, हमने कहा था ये जो x है ये x दिशा का विस्थापन है, ये जो y है ये y दिशा का विस्थापन है। मतलब ये जो बॉल हमने फेंका है, जो वस्तु हमने फेंका है, ये x में भी आगे जा रहा है और y में ऊपर जा रहा है। आगे कौन ले जा रहा है इसको, u cos थीटा, ऊपर कौन ले जा रहा है इसको, u sin थीटा, ठीक है बच्चों। फिर हमने इसका समीकरण जो निकाला था, अच्छा समीकरण क्या होता है, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण क्या है, x और y में संबंध पूछता है। वो क्या पूछता है, संबंध। मतलब जो मैं समीकरण लिखने वाला हूँ वो कुछ और नहीं है, x और y का संबंध है। और समीकरण बच्चों ये आया था, याद आपको करना है y बराबर x tan थीटा। आप कहोगे कि याद कैसे करें, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन करते करते, दूसरा 2-4 बार लिख के याद करोगे तो हो जाएगा भाई, ठीक है। x tan थीटा जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं बच्चों प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, जो कि एक परवलय को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। ऐसा समीकरण जिसमें y की पावर 1 हो, x की पावर 2 हो, परवलय को प्रदर्शित करता है। अच्छा बच्चों लास्ट क्लास में मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताना भूल गया। क्या भूल गया मैं बताना, किसका एक फॉर्मूला ये होता है कि हम यहाँ से x tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, x tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये सारा कॉमन गया तो यहाँ बचा 1। और बच्चों इसको जब सोल्व करेंगे तो यह आएगा x बटे r। कैसे आया है अभी मैं समझा रहा हूँ, लेकिन अपनी कॉपी में ये फॉर्मूला जरूर लिखेंगे कि ये जो हमारे प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण है, एक तो ये होता है और एक ये हमारे बहुत काम आएगा, हमें न्यूमेरिकल में बहुत आसानी प्रदान करेगा। जहाँ ये r जो है ये हमारा प्रास है, प्रास है, क्या है, प्रास। एक बार मैं इसको बता भी देता हूँ ये कहाँ से आया है। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको लिखते जाना, उनको याद करना, तब ये क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। जैसे मैंने कहा कि y है, यहाँ से कॉमन लिया x tan थीटा। ये लास्ट क्लास में मुझे बताना चाहिए था, लेकिन वीडियो लंबी हो गई थी तो मुझे जल्दी थी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको भूल गया, इसके बाद करा। यहाँ तक मैंने करा दिया था, इसको नहीं करा पाया मैं। x tan थीटा जैसे ही कॉमन लिया, यहाँ बचा 1। ये है बच्चों जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे आपने x tan थीटा यहाँ से कॉमन तो ले लिया, यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है बच्चों कॉमन लेने का मतलब होता है जिस चीज़ को हमने बाहर निकाला है उससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। मैंने यहाँ किसको कॉमन लिया है, x tan थीटा को, तो मैंने यहाँ x tan थीटा से भाग किया, यहाँ भी x tan थीटा से भाग करूँगा, ये कट के 1 बचा, और यहाँ भाग करूँगा तो ये बचेगा 1 बटे ये x tan थीटा। अब आप मुझे बताएंगे tan थीटा को क्या, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ बच्चों, आप खुद कर लेना। tan थीटा को लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोस थीटा घूम के चला जाएगा ऊपर, ठीक है। कोस से एक कोस गया तो यहाँ बचा y x tan थीटा 1 माइनस, देखना ध्यान से, एक x से एक x भी गया, ठीक है। ऊपर बचा g, ऊपर बचा x, साथ में बचा कोस
नहीं, कोस तो चला गया, ऊपर तो सिर्फ जी और एक्स बचा और नीचे बचा है यू स्क्वायर, क्या यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगली लाइन में जब मैं इसको लिखूंगा तो आप कहेंगे एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन, क्या मैं इस जी को घुमा के नीचे लेता जाऊं और इसको लिखूं यू स्क्वायर, और ये है 2 साइन थीटा कोस थीटा बच्चों, साइन 2 थीटा होता है, मैंने बताया था आपको कि 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। जी घूम के इसके बटे में आएगा और ध्यान से देखने पता चला कि तो आर का फॉर्मूला है, इसलिए मैंने इसको हटा के आर लिखा और हमें एक फॉर्मूला पता चला प्रक्षेप्य के पथ का, y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने जो बताया आपको वो याद करना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। याद नहीं करोगे तो चीज़ें मुश्किल होंगी, ठीक है, कर लोगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं चाहता हूँ आपको टाइम ना लगे, आप अच्छे से चीज़ों को करें। मैं इसको हटा रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे और मैं पहले आपको ये बताऊँगा कि यहाँ से प्रक्षेप्य से सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अगर आपको एक बार पैटर्न पता चल जाएगा फिर आप कहेंगे कि हाँ अब मैं इसको पहचान लूँगा कि ये निकालना है मुझे। आपको सवाल ये दिया जाएगा बच्चों कि किसी बिंदु से एक प्रक्षेप्य को ऐसा फेंका गया, थीटा कोण पे हमने उसको फेंका और यू वेग से हमने फेंका उसको, थीटा कोण पर यू वेग से फेंका। पहला सवाल ये होगा कि आपको उसका उड्डयन काल पूछ लेगा। बता रहा हूँ क्या क्या पूछ सकता है वो। पहला आपको पूछेगा उड्डयन काल, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। फॉर्मूला याद होगा तो एकदम से कर लोगे, नहीं याद होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लेंगे। लेकिन फॉर्मूला याद कर लें तो क्या ही दिक्कत है। मैं दूसरा में पूछ सकता है ऊंचाई कितनी होगी, मतलब आपको महत्तम ऊंचाई पूछ सकता है वो। मैं भी सारी टाइप बता दूंगा जो यहाँ से पूछेगा आपको। तीसरा आपको ये दूरी पूछ लेगा जिसको हम प्रास बोलते हैं, ठीक है। चौथा हमें ये पूछ सकता है कि ये जो वेग है u, इसको सदिश रूप में लिखो। प्रारंभिक वेग, जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो किस रूप में पूछ सकता है, वो सदिश रूप में, ठीक है। पांचवा, अब तो ये प्रारंभिक पूछा है आपने, ये आपको वो किसी भी बिंदु पे, मान लो यहाँ 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 किसी भी बिंदु पर आपको वो वेग पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, वेग किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, वो मैं निकालना आपको सिखाऊंगा। पहला वेग तो दे के रखेगा या निकाल ना भी पूछ सकता है और किसी भी बिंदु पे आपको वो वेग पूछ सकता है कि वेग कितना है, ठीक है। छठी चीज आपको ये पूछ सकता है बच्चों वो कि किसी भी बिंदु पर जो हमारा वेग है वो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाता है। जैसे यहाँ थीटा है तो ये कोण बदलता रहेगा जाते जाते, तो आपको किसी भी बिंदु पर वो वेग व अक्षैतिज या ऊर्ध्वाधर कुछ भी कहो, ऊर्ध्वाधर के साथ भी पूछ सकता है, वेग व क्षैतिज के बीच कोण पूछ सकता है, ठीक है जी। हमने कहा कि वेग पूछ सकता है किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वेग व क्षैतिज के बीच कोण पूछ सकता है, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर स्थिति सदिश पूछ लेगा। आपको ये पूछ लेगा कि स्थिति क्या है यहाँ का, जैसे ये मूल बिंदु है, ये पूछ लेगा ये कितनी दूरी है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। किसी भी बिंदु पर स्थिति पूछ लेगा हमें, ठीक है। कोण पूछ लेगा कि कोण कितना बनाया है, ठीक है। कुछ अलग अलग तरीके की चीजें पूछ सकता है, जैसे कि कितने समय पर ये जो हमारा वेग है, मान लो यहाँ पूछ ले यहाँ कि ये कितना समय है और यहाँ वेग ने इस प्रारंभिक वेग के साथ 60 अंश का कोण बनाया है या 45 अंश का कोण बनाया, या ये पूछ लेगा कि किस समय पर वेग प्रारंभिक वेग के लंबवत हो जाएगा। इस तरीके के सवाल कुछ पूछे जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी पूछता है बच्चों कि अभी वेग इतना है, कोण इतना है, तो प्रास इतना है, अगर हम वेग को बदल दें तो प्रास कितना हो जाएगा, या कोण को बदल दें तो प्रास कितना हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और, मैं सारी चीजें बता के चला हूँ, फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि जो हमारा प्रास होता है वो दो कोणों के लिए बराबर होता है। पहला वो थीटा कोण के लिए और दूसरा 90 माइनस थीटा। मतलब अगर आप किसी वस्तु को थीटा कोण पे फेंके और वो ऐसे आए, मान लो ये थीटा 20 डिग्री है, अगर आप इसको 70 डिग्री पे फेंकोगे तो भी यहीं आके गिरेगा। मतलब ये जो प्रास है ये रेंज बराबर होगी कब, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, एक 20 हो दूसरा 70, एक 30 हो दूसरा 60, एक 45 हो दूसरा 45, एक 50 हो दूसरा 40। मतलब दो कोण ऐसे जिनका योग 90 डिग्री है उनके लिए प्रास बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं न्यूमेरिकल करना। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। 15 मिनट हमारी हो चुकी है और हमने अब तक
कॉन्सेप्ट सीखा है, कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज किया है कि क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए एक दो चीज़ सदिश से भी आपको याद होनी चाहिए, वो मैं सवाल के दौरान ही आपको बता दूंगा। पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल कहता है बच्चों, पढ़ेंगे एक बार। एक गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से अक्षतिज से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है। इस गेंद का उड्डयन काल, ऊंचाई तथा परास ज्ञात कीजिए। पहले हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें फॉर्मूला की जरूरत होती है। हमने डायग्राम बनाया, ये क्षैतिज है, यहाँ से जो वेग है मैं यूं मान लेता हूँ वो है आपका 15 मीटर पर सेकंड, और कोण बना है 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का। हमें कहा है उड्डयन काल ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको फॉर्मूला से बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा अगर फॉर्मूला याद ना हुआ तो कैसे करेंगे। उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है बच्चों 2u sin थीटा बटे जी। 2u sin थीटा बटे जी। u का मान है बच्चों 15, थीटा है 30 डिग्री को साइन 30, कोस नहीं आएगा, साइन 30, और g का मान हम 10 रख लेंगे। वैसे तो दिया होगा एग्जाम में, जो दिया होगा वही रखना है, नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से जो आपको ठीक लगे 10 या 9.8 रख सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। साइन 30 का मान 1/2 होता है बच्चों, 2 से 2 जाएगा, ये बचेगा 15/10, 1.5 सेकंड। मतलब जहां से इसको फेंका ये घूम घाम के यहाँ 1.5 सेकंड में वापस आ जाएगा। दूसरा उड्डयन काल निकाल लिया हमने, ऊंचाई h बराबर, फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। u का स्क्वायर, u कितना है 15, 15 का स्क्वायर साइन 30 का स्क्वायर बटे 2g, g का मान 10। 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और यह आ जाएगा 10 दूनी 20। तो हमने किया, यह आ जाएगा 20 चौक 80, 225/80। इसको सोल्व करके आपका आ जाएगा h, यह आ जाएगा मीटर में आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। अभी अब मैं पूरी करके दिखाऊं। इसको हम अगर 10 से काटेंगे तो 10 से काटने पे ही आ जाएगा 22.5 और बटे 8। ठीक है, अब 8 से काट लेना, जो भी आएगा वो मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ। प्रास r बराबर, r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। u का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 2 थीटा, थीटा है 30, 30 दूनी 60, साइन 60 होता है √3/2, जी का मान 10। यहाँ से 225/20, √3 होता है 1.732, और ये r रेंज आएगी, रेंज मतलब दूरी, दूरी आएगी मीटर में। आप इसको कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कि क्या आया है। ठीक है, ऐसे बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला से। कोई बच्चा कहने लगे कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो उसके लिए क्या जुगाड़ है? जुगाड़ नहीं है, कॉन्सेप्ट है बच्चों। जहाँ से ये सारे फॉर्मूले निकल के आए वो भी कॉन्सेप्ट है। आप क्या करेंगे अगर आपका फॉर्मूला याद नहीं? आप कहेंगे भाई ये u है, u का एक कंपोनेंट ये बनेगा u cos थीटा और एक बनेगा u sin थीटा। ठीक है जी, इस दिशा में अक्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं है, त्वरण भी नहीं होगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की तरफ बल लग रहा है तो नीचे की तरफ ही त्वरण लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण g। बच्चों अब अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको एक बात याद रखनी है, जब आप x को देखो तो y को भूल जाएंगे। मतलब जब x ही कैलकुलेशन करेंगे तो आप y की भूल जाएंगे, बिल्कुल अलग कर देंगे कि हम नहीं देखेंगे इसको। और जब y की कैलकुलेशन करेंगे तो हम x को भूल जाएंगे। जैसे मैंने इसके बेसिक में पढ़ाया था, प्रक्षेप्य गति को 2 हिस्सों में बांटा, x दिशा में और y दिशा में। मैंने कहा अच्छा सबसे पहले उड्डयन काल निकालते हैं। हाँ मुझे बताओ उड्डयन काल क्या है? आप कहेंगे कि देखना, शुरू तो सुनना कि ये यहाँ से यहाँ तक का समय उड्डयन काल होता है। मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ तक जितना समय लगेगा t, उतना ही यहाँ से यहाँ तक लगेगा t, तो टोटल हो जाएगा 2t। अब अगर मेरे फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं पहले ये t निकाल लूंगा। कौन सा इक्वेशन लगा के? अब गति की समीकरण याद होनी चाहिए। कभी आप ये भी कह दो कि मुझे वे भी याद नहीं है, फिर तो आप कर ही नहीं पाएंगे। v बराबर u प्लस ए टी। समय पहले में है, समय निकालना है। दूसरे में भी होता है, लेकिन दूसरे में मुझे ऊंचाई दूरी चाहिए तो मुझे नहीं पता है। ये इक्वेशन कौन सी उसमें लगानी है दिशा में? हम कहेंगे y दिशा में हम लगाएंगे। यहाँ से यहाँ मुझे बताओ, ये हम y दिशा में जब इक्वेशन लगा रहे हैं तो y दिशा की ही बात करनी है, x को भूल जाना है। y दिशा में वेग कितना है? शुरू में u sin थीटा, और यहाँ जाके ये 0 हो जाता है, मतलब अंतिम वेग हुआ 0, और शुरू का वेग है u sin थीटा, a का मान है -g और t मुझे निकालना है। इधर आ जाएगा ये gt, u है 15,
थीटा कितना है साइन 30 का मान 1/2, टी आ गया 15/2, और ये बताओ जी कितना है 10, तो टी का मान आ गया बच्चों 15/20, कितना 15/20। लेकिन ये यहाँ तक का समय आया है, हमें उड्डयन काल निकालना, 2 से गुना करेंगे, आ जाएगा 30/20, 2 से गुना करने पे 1.5 सेकेंड। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप फॉर्मूला भी याद करें, ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा तो सीधा कर देंगे। जैसे मैं कहूँ कि भाई मुझे तो ऊंचाई भी निकालनी है, अच्छा जी ऊंचाई कौन से इक्वेशन में आती है, दूसरे इक्वेशन में, s बराबर ut + ½ at², है ना। या फिर ऐसा करो तीसरे में भी आती है, यहाँ तो समय चाहिएगा, वैसे मैं समय निकाल चुका हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा 15/20, या कहिए 3/4, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तीसरी इक्वेशन लगा लूँगा v² = u² + 2as, y दिशा में हम ये लगाएंगे, y दिशा में वेग यहाँ जाके 0 हो चुका है, u कितना था u sin थीटा प्लस a कितना है -g, s है h, यहाँ से हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। तुम ये कहोगे यही इससे ही तो मैंने फॉर्मूले निकाल लिया, तो बेटा अलग से थोड़ी कहीं से आ जाएंगी चीज़ें, कॉन्सेप्ट से ही आती हैं। कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, या तो फॉर्मूला याद करो या कॉन्सेप्ट याद करो। फॉर्मूला में भी ये तीनों फॉर्मूला याद करने हैं, और कॉन्सेप्ट में आपको 3 इक्वेशन याद करनी है, और फिर ये भी देखना है किस दिशा में लगाएं। समय निकालना है y दिशा में लगाएंगे, ऊंचाई निकालनी है y दिशा में निकाल लेंगे, प्रास लगाना है तो x दिशा में इक्वेशन लगाएंगे हम, ठीक है। इतनी बात है। प्रास निकालना आसान है, देखो प्रास कैसे निकालने, प्रास किस दिशा में होता है x दिशा में, यहाँ कोई वेग नहीं, यहाँ कौन सी इक्वेशन s बराबर ut + ½ at²। आपने कहा यहाँ इस दिशा में कोई त्वरण नहीं है, तो a 0 हो जाएगा, तो s का फॉर्मूला बनेगा ut। रेंज जो हमारी होती है वो r होती है, तो s की जगह r रखा, u x दिशा का शुरू का वेग u cos θ 15 cos θ cos 30 √3/2 ये होता है, और टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक का 1.5, ये आ गया। इसकी गुणा कर देंगे, आंसर देखो यही तो आया था यहाँ जब हमने किया था, √3 का मान रखना है। तो चाहे तो कॉन्सेप्ट से करो और चाहे करो फॉर्मूला से। ये क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए और कराऊंगा, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ेंगे। एक वस्तु को क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। इस वस्तु का उड्डयन काल, प्रास व महत्तम ऊंचाई ज्ञात करनी है, तीनों चीज निकालनी है। टी का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। अगर आप फॉर्मूले याद कर लो बहुत आसान रहेगा। u 49 sin θ, थीटा sin 30 का मान 1/2, g का मान 10, तो 2 से गया 2, 49 से आ गया 4.9 सेकेंड, ठीक है। हो सकता है आप यहाँ जी का मान 9.8 रख लें। 9.8 रखने से होगा ये कि 2 से 2 चला जाएगा, पॉइंट हटा के ऊपर करूँगा तो आ जाएगा 490/98, ये आ जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। चाहे आप जी का मानिए कोई सा भी रख लो, आपकी मर्जी। अगर बुक में वो क्वेश्चन में दे दिया तो फिर वही रखना आपको, ठीक है जी। फिर निकाल लेंगे प्रास। प्रास होता है r क्या कहता है u² sin 2θ/g, u का स्क्वायर 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर होता है 49 गुणा 49, sin 2θ, थीटा है 30, 2 से गुणा करेंगे 60, sin 60 होता है √3/2, g का मान 9.8, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, 49 से गया ये 2 बार, 10 से ये गया 5 बार, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आती है, कैलकुलेशन आप करेंगे 49 गुणा 5 गुणा √3/2, ठीक है जी, ये आपको करना है। फिर आप निकाल लेंगे महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई होती है u² sin² θ/2g, u का स्क्वायर 49 गुणा 49, sin 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2, g का मान 9.8, दशमलव हटा के 0 बढ़ाया, 49 से गया 98 2 बार, ऊपर बचा 10, 10 से 2 गया 5 बार, 2 से गया 10 5 बार, यह आ गया 49 गुणा 5 और नीचे आया 4 दूनी 8, सोल्व करके आंसर आ जाएगा मीटर में, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन ऐसे हुआ। अब बच्चों होता ये है कई बार ना हमें ये कोण, ये जो कोण है ध्यान से सुनना, ये कोण हमें कहीं ना कहीं आपको 37 डिग्री या 53 डिग्री सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। वैसे हमें देखने में लग रहा है 37 डिग्री का तो मान हमें नहीं पता है, 53 डिग्री का मान नहीं पता है, लेकिन वो आसान होता है। जैसे मैं इस सवाल में ही ये तो 49 ही रहने देता हूँ, यहाँ 37 डिग्री कर देता हूँ और एक बार मैं आपको 53 डिग्री से भी करके दिखा दूंगा, आप कर लेंगे उसको, ठीक है। तो आपको इसके लिए मैंने एक ट्राइंगल बताया था, एक त्रिभुज बताया था। मैंने आपको कहा था कि आप जिसके लिए भी करना चाहो, अगर 37 और 53 है तो यहाँ लिखो 37 डिग्री,
ये 90 बचा हुआ 53 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप वही लिखो जिसकी आपको जरूरत है। यहाँ 53 होता 53 लिख लेता, 37 है तो 37 लिख लिया। 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होगी 5, ये सबसे छोटा है, दूसरा 53 है, सबसे छोटे के सामने होगी 3 और यहाँ होगी 4। ठीक है, सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा, और इसकी 3 भुजाएं हैं 3, 4, 5। मैंने कहा अब निकाल लो, आपने कहा ठीक है कर देते हैं। पहले बात उड्डे निकाल, t बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। u कितना है 49, साइन 37। अब आप कहोगे मैं तो नहीं पता, अरे भाई ये उससे भी आसान है, जी का मान मैं यहाँ 10 रख लेता हूँ। 2 गुणा 49, साइन 37 का मान क्या होता है वो सुनिए आप ध्यान से बच्चों। साइन 37 निकाल लेंगे हम, ऐसा करते हैं इस 49 को भी ना 50 कर लेते हैं, कैलकुलेशन हमारी आसान रहे। अब कैलकुलेशन तो भाई आपको करनी है ना, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, मुश्किल आए चाहे आसान आए, मेन तो कॉन्सेप्ट सीखना है। साइन 37 कहता है साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब 3/5। साइन 37 का मान हो गया 3/5, ये है हमारा 50 और बटे 10, 10 पंजे 50 गया, 3 दूनी 6 सेकेंड इसका टाइम आ गया। देखो ये बहुत आसान होते हैं अगर ये याद है आपको। फिर मैंने कहा आपको कि आप निकाल लो प्रास। प्रास के लिए r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। आपने कहा ठीक है, u स्क्वायर, u कितना है 50, 50 गुणा 50। अच्छा जी, साइन 2 थीटा, जैसे ही मैंने 2 थीटा देखा तो 37 दूनी हो जाएगा 74, उसका मान मुझे नहीं पता है लेकिन मैं इसको लिखूंगा साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये मेरे लिए आसान रहेगा। ये चीज़ें आपको सीखनी है कि हमें किससे करना है। ये 2 थीटा आसान रहेगा, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा याद आसान रहेगा। जी का मान 10, 10 ये गया, ये आ गया 5 गुणा 50 गुणा 2, 2 पंजे 10 और 10 500, सीधा 500 लिख रहा हूँ मैं। मेरे पास साइन थीटा का मान, साइन थीटा, थीटा कितना 37, साइन 37 3/5। अब आएगा कोस 37। कोस 37 क्या होगा बच्चों? कोस क्या होता है? कोस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 4/5, मतलब इसका मान होगा 4/5। 25, 25 से 50 गया 2, 20, 4 तिया 12, दूनी 24, 240 मीटर ये इसका प्रास है। ठीक है, कुछ लोग तो इसका याद कर लेते हैं, वह मान साइन 37 3/5, कोस 37 4/5। यहीं के यहीं अगर मैं 53 वाला याद कराऊँ आपको, साइन 53 होता है 4/5 और कोस 53 होता है 3/5। देखो साइन 37 3/5, कोस 53 3/5, कोस 37 4/5, साइन 53 4/5। याद भी कर सकते हैं, वरना ट्राइंगल बनाना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा महत्तम ऊंचाई निकाल लो, आपने कहा h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। u स्क्वायर 50 का स्क्वायर 50 गुना 50, साइन थीटा साइन 37 का मान 3/5, 3/5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2g, g का मान 10, ये आ गया 25 दूनी 50, 10 से गया 5, 9 पंजे 45, ये 45 मीटर आई, मतलब इसकी महत्तम ऊंचाई कितनी होगी? 45 मीटर होगी। बच्चों यहाँ से मैंने आपको सिखाया ये कि अगर ये 37 डिग्री वाला आ जाए तो कैसे करना। 53 आ जाएगा तो फिर इसको आप 53 बना लेना। 53 से ये 53 के सामने की भुजा बीच वाली होगी, मतलब 4 होगी। आप समझ रहे ना, अगर 53 होगा तो ये 37 होगा, 37 के सामने यहाँ 3 होगी। अब मैं जब साइन 53 निकालूंगा, लंब बटे कर्ण 4/5। जब मैं कोस 53 निकाल लूंगा, आधार बटे कर्ण 3/5, ये आ जाएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको, जहां रेंज निकालनी है, मतलब उड्डयन काल निकालना है, प्रास निकालनी है और ऊंचाई निकालनी है, ये मैंने आपको सिखाया कि ये ऐसे किए जाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमने कहा प्रक्षेप्य का प्रास r होता है, महत्तम ऊंचाई h होती है, दोनों बराबर हैं। ठीक है जी, हमने कहा r का फॉर्मूला लगाओ, r होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। जहाँ थीटा प्रक्षेपण कोण है, u प्रारंभिक वेग है, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, g से g गया, इधर बचा साइन 2 थीटा, जिसको मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इधर लिखा, बटे में 2 है, ये 2 को इधर लेके गया, 2 दूनी 4 हो गया, साइन से एक साइन गया तो 4 कोस थीटा का मान आ गया साइन थीटा। साइन थीटा कोस थीटा को उधर लेके गया तो आएगा टेन थीटा, टेन थीटा का मान आ गया 4, तो थीटा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 4।
तो ये आया बच्चों हमारा प्रक्षेपण कोण। इतने आसान सवाल भी यहाँ से पूछे जाते हैं। कह देता है कि ये परास महत्तम ऊंचाई के बराबर है, या कुछ भी बोल देगा कि जो परास है वो महत्तम ऊंचाई का √3 गुना है, कुछ ऐसा कर देगा। अगर मैं कह दूं यहाँ कि जो परास है महत्तम ऊंचाई का √3 गुना है, तब क्या करेंगे, तब आप करेंगे r बराबर √3h, r बराबर √3h। r का मान फिर से यही रखेंगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g √3 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। g से g गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा √3 बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन से एक साइन गया, 2 गुणा 2 4, यहाँ कोस थीटा, यहाँ √3 साइन थीटा। यहाँ से कोस को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा, और √3 इधर आएगा तो आ जाएगा 4 बटे √3, तो थीटा जाएगा बच्चों tan इनवर्स 4 बटे √3। ऐसे करके आपको कुछ भी बोले वो करते जाना है जैसे जैसे सवाल बोले। मैंने कहा बराबर था तो बराबर है, परास ऊंचाई का √3 गुना है, परास ऊंचाई का √3 गुना है, फॉर्मूला लगाते जाएंगे और आसानी से होते जाएंगे हमारे सवाल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास एक प्रक्षेप्य है, यहाँ से हमने उसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। कितने कोण पे? 37 डिग्री के कोण पर। तो हमें कुछ सवाल पूछे हैं बच्चों, इतना दे के सिर्फ हमें कुछ सवाल पूछे हैं। मैं बहुत सारे सवाल यहाँ से कराऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसे की जाती हैं। सबसे पहले हमें कहा गया कि इसका जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, उसका सदिश रूप लिखो, सदिश रूप लिखो। आपने कहा ठीक है। आपने क्या किया, इस 50 का ये हिस्सा, ये कौन होता है ux, x दिशा में, ये होता है uy, तो ये बनेगा 50 कोस 37। क्या बनेगा? 50 कोस 37। कोस 37 का मान आप ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। मेरे याद है कोस 37 का मान होता है बच्चों 4/5, 5 से गया तो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो पीछे वीडियो एक बार घुमा के देखेंगे पीछे करके, और आपको पता चलेगा कोस 37 का मान 4/5। यहाँ बनेगा जो ये uy है बच्चों, ये बनेगा 50 साइन 37। साइन 37 होता है 3/5, 5 से गया 50 10 बार, यह आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब मुझे इस वेग को सदिश रूप में लिखना है। सदिश रूप में कैसे लिखते हैं? ये u है, इसका x हिस्सा ux i कैप, y हिस्सा j कैप, z हिस्सा नहीं है तो z नहीं लिखा। ux का मान है 40 तो आ जाएगा 40 i कैप, प्लस uy y दिशा में है 30 तो आ जाएगा 30 j कैप। मतलब यहाँ आपको सदिश की नॉलेज होनी चाहिए कि i कैप j कैप क्या है। तो मैंने आपको सिखाया कि प्रारंभिक वेग को सदिश रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है जी, हमने किया। आपसे पूछ लेगा कि बताओ 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग व चाल, ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, आपने कहा, आप देखो जैसे ही आप इनको कर लोगे ना एक बार, आपको लगेगा बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। 2 सेकंड बाद पूछा है वस्तु का वेग। कहीं देखते हैं कि 2 सेकंड बाद मान लेते हैं ये यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, मुझे नहीं पता कहाँ, मैंने अपने आप से मान लिया कि अच्छा ये यहाँ पहुँचा है। तो यहाँ भी तो उसके पास 2 वेग होंगे, एक होगा x दिशा में, अब ये u था तो प्रारंभिक है, अब मैंने इसको vx बोल दिया। क्या बोल दिया? vx। ये होगा vy। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग, v होता है अंतिम वेग, जहां हम देखना चाहते हैं वो अंत हो जाता है। 2 सेकंड के बाद ये अंतिम वेग बनेगा x दिशा में vx, ये बनेगा y दिशा में vy। लेकिन आपने तो ये सीखा है। देखो अब कौन सा जरूरी है कि ये x दिशा वाला वेग नहीं बदलता। ये यहाँ कितना था? यहाँ 40 मीटर पर सेकंड, तो ये यहाँ भी कितना रहेगा? 40 मीटर पर सेकंड। मतलब 2 सेकंड के बाद भी अक्षतिज वेग उतना ही रहेगा जितना पहले था। बदलेगा कौन सा? ऊर्ध्वाधर। अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा? यहाँ लगाएंगे हम इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी। क्या लगाएंगे? v बराबर u प्लस ए टी। किस दिशा में? y दिशा में। अच्छा जी, शुरू में यहाँ का वेग कितना था? 30, तो हमने 30 लिखा। a कितना है? -10, t कितना है? 2 सेकंड,
-10 दूनी 20, 30 माइनस 20 तो ये आ गया 10, मतलब यहाँ हो गया है 10 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा आज कर लेंगे एडजस्ट, क्योंकि मैं वहीं की चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, आप सुनते रहेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। क्या ये वेग बदलेगा? आप कहेंगे नहीं बदलेगा। ये वेग बदलेगा? हाँ जी, यहाँ हम इक्वेशन लगा देंगे पहली, v बराबर u प्लस ए टी, एक्स y दिशा में पहला वेग कितना है 30, a कितना है -10, समय उसने खुद बोला है 2 सेकंड, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड है। अब मुझे 2 सेकंड के बाद का वेग लिखना है, वेग 2 सेकंड बाद मतलब अंतिम वेग, तो v लिखा मैंने, ये u था प्रारंभिक वेग, ये यहाँ 2 सेकंड बाद अंतिम वेग है, v पूछ लिया। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, vx i कैप प्लस vy j कैप, zx नहीं है तो नहीं, vx कितना है ये नहीं बदला है, ये पहले जितना ही है 40 ही है, 40 i कैप, लेकिन vy कितना हो गया 10, मतलब 10 j कैप। अब देखो फर्क कहाँ आया है, फर्क आया है y में, x का पहले 40 था अब भी 40 है, चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि बल ही नहीं है, लेकिन यहाँ चेंज हुआ है, पहले था 30 अब हो गया है 10, मतलब 20 घट गया है, 0 नहीं हुआ है अभी, ठीक है। अब ये वेग था, वेग तो हमने लिख दिया, चाल क्या होती है, वेग का परिमाण, वेग का परिमाण हमने सदिश में सीखा है निकालना, 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर होता है बच्चों 1600 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो यह जाएगा अंडर रूट 1700, 1700 को लिख सकता हूँ 17 गुणा 100, 100 आ जाएगा बाहर, 10 अंडर रूट 17, मतलब 2 सेकंड बाद उसकी चाल पहले यहाँ कितनी थी, यहाँ शायद 50 मीटर पर सेकंड थी और यहाँ हो जाएगी 10 अंडर रूट 17 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है वह 2 सेकंड बाद का वस्तु का वेग। 2 चीजें सिखाई, पहले इस वेग को ये दे रखा था बस इतना, सदिश रूप में लिखना, उसके लिए मुझे x का वेग चाहिए, y का वेग चाहिए, हमने लिख दिया निकाल के, देखो ये x का वेग है, ये अच्छे से करना, मैं तो आज सिखा रहा हूँ तुम्हें, वो थोड़ा सा आज हो सकता है मैं क्वेश्चन ज़्यादा ना लिखूँ और सीधी चीज़ें आपको सिखाऊं, ठीक है, हो सकता है ये आपको और अच्छा लगे तरीका। अच्छा जी, फिर इसके बाद 2 सेकंड के बाद वस्तु का वेग उसने पूछा कि कितने समय बाद ये उच्चतम बिंदु पे पहुंचेगा। आपने कहा ठीक है, तीसरा सवाल बनता है यहाँ से, कितने समय बाद उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा वस्तु, कितने समय पे हमें उच्चतम बिंदु पे पहुंचेगी वस्तु। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समय पूछ रहा है, हमने कहा समय पूछ रहा है, पहले समीकरण में आता है, दूसरे में, तीसरे में नहीं आता, दूसरे समीकरण में ऐसा आता है, एस मेरे पास नहीं है, तो मैं पहला इक्वेशन लगाऊंगा v बराबर u प्लस ए टी, और y दिशा में हम ये लगाएंगे, जब भी हमें समय निकालने की जरूरत पड़ेगी हम y दिशा की इक्वेशन लगा लेंगे। उच्चतम बिंदु पर वेग कितना है y दिशा का, ये y दिशा का वेग उच्चतम बिंदु पे जाकर 0 हो जाता है, याद रखनी पड़ेगी चीजें तभी कर पाओगे, तो ये 0 हुआ। प्रारंभिक वेग y दिशा में कितना है 30, ये 30 प्लस a कितना है -10 और ये t, तो जाएगा 10t बराबर 30, t बराबर आ गया 3 सेकंड। इसका मतलब 3 सेकंड में वो सबसे ऊंचे बिंदु पे पहुंच जाएगा। मैं इसको यहाँ से हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे जाएगा 3 सेकंड में यहाँ होगा ये, ठीक है जी, कहाँ 3 सेकंड में यहाँ होगा। अगर यहीं के यहीं आपसे पूछ लेता कि 3 सेकंड बाद वस्तु का वेग बताओ, तो आप कहोगे 3 सेकंड बाद मतलब उच्चतम बिंदु पर, या तो ये बोल देगा 3 सेकंड बाद, या ये बोल देगा उच्चतम बिंदु पर वेग बाद वेग। आप कहेंगे अच्छा वेग यहाँ तो ऊपर वाला तो 0 हो गया और ये वाला बदल नहीं रहा है, ये वाला पहले से कितना 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, ये आ जाएगा 40 ऊपर हो गया 0, तो मैं इसको लिखूंगा 40 i कैप और इधर 0 j कैप, तो इसका मतलब इस 40 i कैप आया। यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आप ये देखा कि जो उच्चतम बिंदु होता है वहाँ ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है और सिर्फ कौन बचता है, अक्षैतिज वेग, जो शुरू से कितना है 40, यहाँ भी कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। ये मैंने एक बार आपको बताया 2 सेकंड बाद का वेग, एक बार मैंने बताया उच्चतम बिंदु पे कब पहुंचेंगे 3 सेकंड पे, फिर मैंने कह दिया कि उच्चतम बिंदु पे वेग बताओ, तो आपने कहा सिर्फ अक्षैतिज वेग बचा है, ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो गया, ठीक है। यहीं से आगे करेंगे और मैं आपसे कहूंगा कि मुझे 4 सेकंड बाद का वेग बताओ, 4 सेकंड बाद का वेग। बहुत सारे सवाल कराऊंगा इसी एक सवाल से आपको, ठीक है। हमने कहा चौथा पार्ट है ये, 4 सेकंड बाद वस्तु का वेग।
अच्छा जी, अगर 4 सेकंड बाद वस्तु का वेग लिखना है तो मुझे 4 सेकंड बाद उसका क्षैतिज वेग चाहिए जो कितना ही रहेगा 40। तो मैं इसको लिख देता हूँ vx। vx कितना है 40। मुझे निकालना है vy। फॉर्मूला लगाऊंगा v बराबर u प्लस at y दिशा में। y दिशा में शुरू का वेग कितना है ऊपर 30, a कितना है -10, सेकंड हो चुके हैं 4, 30 माइनस 40 यह आ जाएगा -10। अरे -10 क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ प्लस होता है नीचे की तरफ माइनस, मतलब अब ये वस्तु नीचे आ रही है। देखो 3 सेकंड पे कहाँ पहुंची थी ऊपर, तो 4 सेकंड पे कहीं यहाँ होगी, मतलब ये नीचे की तरफ आ रही है। तो वेग जो आ जाएगा वेग वो आएगा 4 सेकंड बाद v वेक्टर बराबर इधर कितना है 40, ये तो बदल ही नहीं रहा है 40 i कैप, और नीचे कितना है -10 j कैप। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि नीचे की तरफ है। यहाँ से अगर मैं इसकी चाल निकालने लगूँ, मतलब परिमाण निकालने लगूँ, तो ये फिर उतना ही आ जाएगा। 4 का 1600, 40 का 1600, -10 का स्क्वायर 100, अंडर रूट 1700। जितना 2 सेकंड पे चाल थी उतनी ही 4 सेकंड पे है। देखो चाल और वेग अलग है। जब वेग निकाला था वहाँ प्लस आया था, मतलब वो ऊपर जा रहा था। यहाँ 4 सेकंड पे माइनस आ रहा है, मतलब ये नीचे आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से भी उतना ही आ जाएगा 10 अंडर रूट 17 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको बताया कि 4 सेकंड बाद वेग है। मैंने आपको एक बार यहाँ का वेग लिखा, एक बार 2 सेकंड का बाद वेग का बताया, और एक बार मैंने उच्चतम बिंदु का वेग बताया, और एक बार मैंने आपको बताया 4 सेकंड का। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब ये पृथ्वी पे पहुंचेगा तो उसका वेग कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी तल पर पहुंचते समय वेग, आपने कहा ठीक है, एक बार यही करते हैं। ये था हमारा 50, ये कोण था 37 डिग्री, ये हमारा आ गया था 40, हमने सब किया है, और यह है हमारा 30। ठीक है, इसने कहा ये यहाँ जब आएगा तो यहाँ आने में कितना समय लगेगा, एक बात तो ये, और यहाँ वेग कितना होगा। मैंने आपको बताया था उच्चतम बिंदु पे पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे, तो यहाँ तक आने में 6 सेकंड लग जाएंगे। अभी तो हमने किया तो समय नहीं निकाल लेंगे हम अलग से, वेग देखेंगे। यहाँ वेग इसका यहाँ 40 था तो ये 40 है, ये नहीं चेंज होता भाई, ये चेंज नहीं होता। यहाँ नीचे की तरफ वेग कितना, अब आपको पता है ऊपर जा रहा तो ये वो वेग ऊपर था, अब ये यहाँ नीचे आ रहा है तो वेग नीचे होगा। और मैंने आपको बताया था कि जितना वेग ऊपर जाते हुए उतना होता है उतना ही यहाँ होगा, बस दिशा विपरीत होगी। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, कितना 30, तो ये आ जाएगा 30। यहाँ का वेग लिखा जाएगा 40 i कैप, ये नीचे है तो -30 j कैप, ये x है तो i कैप लिखा जाएगा, y में क्या लिखा जाता है j माइनस नीचे की तरफ। यहाँ का कितना था 40 i कैप प्लस 30 j कैप, फर्क इतना आया कि ये ऊपर है ये नीचे है, ये प्लस आया था यहाँ, ये नीचे है तो ये माइनस आ गया। वैसे कैसे करेंगे इसको, ये तो आपने रटा बताया गया कि जितना ये ऊपर होता है उतना नीचे। तो मैंने कहा कि चलो करते हैं, ये वाला वेग तो नहीं बदलेगा, यहाँ का वेग लिखना है मुझे, x वाला तो 40 ही रहेगा, 40 i कैप। मुझे सिर्फ यहाँ का बताना है कि ये y कितना हुआ। इक्वेशन लगाएंगे v बराबर u प्लस at, y दिशा में शुरू का वेग कितना था 30, अंतिम वेग निकालना है, a कितना है -10, इस दिशा में -10 है, t यहाँ तक टाइम लगा था 6 सेकंड। कैसे पता, अरे यहाँ तक 3 सेकंड लगा, यहाँ तक 6 सेकंड लगेगा, 30 माइनस 60 कितना आ जाएगा -30, तो वही आ गया लो -30 j कैप, नीचे की तरफ आ गया। यहाँ मैंने आपको सिखाया कि वेग कैसे कैसे लिखे जाए, प्रारंभिक वेग कैसा, 2 सेकंड के बाद का वेग कैसे निकाल ले, उच्चतम बिंदु का वेग कैसे निकाल ले, यहाँ कैसे निकाल ले 4 सेकंड के समय मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि यहाँ पहुंचते टाइम कितना वेग होगा, तो आपने कहा बस फर्क इस पे पड़ेगा, ये ऊपर था ये नीचे, मान वही आएगा। अगर ये 50 मीटर पर सेकंड से चला था तो यहाँ भी ये 50 मीटर पर सेकंड से ही आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको वेग निकालना सिखा दिया किसी भी बिंदु पे। आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि अक्षतिज में वेग नहीं बदलता, जितना शुरू में है ये 40, ये हमेशा 40 रहने वाला है, बदलेगा सिर्फ ऊर्ध्वाधर वेग। शुरू में घटता जाएगा, उच्चतम बिंदु पे जाके 0 हो जाएगा, फिर ये वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब पृथ्वी के तल पे उसी तल पे पहुंचेगा जहां से चला था तो इसका वेग वापस उतना ही हो जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ माइनस वाला हो जाएगा। पहले ऊपर जा रहा था प्रारंभिक बिंदु से, ये देखो
और जब वापस पहुंचेगा ये नीचे आ जाएगा, दिशा विपरीत होगी, मान उतना ही रहेगा। 50 मीटर पर सेकंड से यहाँ से चला था ये, या वापस यहाँ कितने से ही पहुंचेगा 50 मीटर पर सेकंड से, ये कितना 40, ये कितना 40, ये नहीं बदलेगा, ये कितना 30, ये भी कितना आएगा 30, लेकिन दिशा विपरीत हो गई। ठीक है, अब मैं आगे सिखाऊंगा आपको। किसी सवाल में इसको हटा दूं, कितने को दोबारा बनाते हैं इसको। किसी सवाल में हमें ये अगर कह दिया जाए कि कोण निकाल लो किसी भी बिंदु पर, क्या निकाल लो, कोण, तो आप कैसे करेंगे? आपने यही सवाल दोबारा बनाया, ये x दिशा, ये y दिशा, यहाँ से 50 मीटर पर सेकंड से चले। बेटा डेटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, डेटा ही बदल सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। चलो यहाँ की बार 53 डिग्री कर देते हैं, कितना बदल देते हैं थोड़ा सा। हमें कहा कि अगर ये 50 है तो यहाँ कोस आएगा, 50 कोस 53, कोस 53 कितना होता है 3/5, तो अब की बार ये 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 40। पहले ये 40 था, ये 30 था, क्यों ये पहले तो 53 था, अब बदल गया है। पहले यहाँ 37 था, अब यहाँ 37 है, तो 40 और 30 हो गया। अब ये नहीं बदलेगा, x दिशा वाला नहीं बदलेगा। ये ux है, प्रारंभिक x में, प्रारंभिक वेग y में 40 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। हमें कहा कि 2 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद जो वेग है वो अक्षतिज के साथ कितना कोण बनाएगा। 2 सेकंड पर वेग द्वारा अक्षतिज के साथ बना कोण। ठीक है जी, ये बताना है हमें। हमने कहा मान लेते हैं 2 सेकंड बाद ये यहाँ है, इसका एक हिस्सा x में होगा, एक हिस्सा y में होगा, और ये होगा हमारा v। यहाँ u है प्रारंभिक वेग, 2 सेकंड बाद हमने इसको अंतिम मान लिया, ये इसका vx हिस्सा हो जाएगा, ये इसका vy हो जाएगा। हमें ये बताना है अक्षतिज के साथ कितना कोण बना। हमने कहा मान लेते हैं अल्फा कोण बनाया। क्या बनाया? अल्फा कोण। किसने? v ने। किसके साथ? vx के साथ। हमने कहा ठीक है, मुझे बताओ यहाँ वेग कितना है x में? 30। अच्छा, u का मतलब ये है प्रारंभिक है, v का मतलब है अंतिम है, लेकिन ये तो बदला ही नहीं, जितना ux होगा उतना ही vx होगा, मतलब कितना 30 मीटर पर सेकंड ही होगा। अच्छा जी, लेकिन ये 40 था तो ये घटेगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि कितने सेकंड, देखो शॉर्ट में करने तरीका, कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद। त्वरण कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में वेग 10 कम हो जाएगा। 2 सेकंड में कितना वेग कम होगा? 1 सेकंड में 10 कम हो रहा है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? या तो ऐसे करो, v बराबर u प्लस at, y दिशा में u y कितना है? 40, a कितना है? -10, समय है 2, -20, 40 - 20 कितना आ गया? 20, मतलब ये आ गया 20। या ऐसे सोच लो ना, जल्दी अगर करना है। अच्छा, एक बात और बता दूं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मतलब मैं आपसे ये नहीं चाहता हूँ कि आप ट्रिक लगाओ या जल्दबाजी करो। आप अगर कोई पहले बार सीख रहा है तो उसके लिए है ये वीडियो। कोई अगर पहले से ही नहीं आते हैं और वो चाहता है कि मुझे जल्दी करने का तरीका हो, उसके लिए शायद नहीं है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हम बेसिक से सीख रहे हैं। अब आपको यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि वेग कितना था शुरू में? 40। त्वरण है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका मतलब होता है कि वेग 1 सेकंड में 10 कम हो जाएगा। कितने सेकंड लिए? 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितना कम हो जाएगा? 20। 10 40 था, 20 कम होकर कितना बचा? 20। अब हमें निकालना है कि ये अल्फा कितना है। मैंने अल्फा निकालना आपको सिखाया था वेक्टर में। मैंने कहा था ये अल्फा बना किसके साथ है? vx के साथ। तो यहाँ लिखो vx, फिर आएगा vy, ऊपर आएगा साइन, नीचे आएगा कोस। साइन किसके बीच का एंगल? vx और vy ऊर्ध्वाधर हैं और ये अक्षतिज है 90 डिग्री। ये साइन 90, ये कोस 90। कोस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो उसका शॉर्ट ये है कि ऊपर वाले को, खड़े वाले को पड़े हुए से भाग कर दो। खड़ा कौन है? vy, पड़ा हुआ कौन है? vx। तो जब भी दोनों के बीच कोण हो तो ये लगाओ कि अल्फा किसके साथ है? vx के, तो vy/vx। अगर यही अल्फा किसके साथ बनता? vy के, तो vx/vy लिखते हम। ठीक है, vy कितना है? 20, vx कितना है? 30। ये गया tan अल्फा आया बच्चों 2/3, अल्फा का मान आया tan इनवर्स 2/3। मतलब 2 सेकंड के बाद हमारा जो वेग है वो अक्षतिज के साथ इतना कोण बनाएगा। अगर मैं यही बात आपको 4 सेकंड बाद पूछ लूँ, कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद पूछ लूँ, तब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? मान लेते हैं कि 4 सेकंड के बाद कहीं भी है, मैं इसको नहीं बनाता अभी, क्योंकि फिर आप सोचोगे आपने कैसे बता दिया कि यहाँ है। मैंने कहा यहाँ है,
इसका एक हिस्सा ये होगा vx, जो कि शुरू वाला होगा। क्या ये बदल रहा है? पहले 30 था, अब भी ये 30 ही होगा। अब ने कहा ठीक है 30 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद, अच्छा मुझे बताओ 1 सेकंड में 10 कम हो रहा है, 4 सेकंड में कितना कम हो जाएगा? 40। वेग कितना था? 40। बात समझ आई या नहीं आई? मैंने कहा कि पहले कितना वेग था ऊपर की तरफ? 40। 4 सेकंड में कितना कम हुआ? 40। मतलब 0 हो गया। मतलब ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो गया। इसका मतलब ये उच्चतम बिंदु पे है हम अभी। नहीं आई समझ? लिखो v बराबर u प्लस ए टी। किस दिशा में? y दिशा में। x में क्यों नहीं कर रहे हैं? x में तो चेंज हो ही नहीं रहा, जितना पहले है उतना ही बाद में, कहीं भी चले जाओ ये 30 ही रहेगा। शुरू में y में वेग कितना है? 40। a कितना? -10। t कितना? 4 सेकेंड। 40 माइनस 40 कितना? 0। तो ये vy कितना हो गया? 0। और किस बिंदु पे जाके ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता है? उच्चतम बिंदु पर। मतलब हमें 4 सेकंड लगेंगे उच्चतम बिंदु पे पहुंचने पर, उच्चतम बिंदु पे पहुंचने पर। तो इसका तो मतलब ये वेग यही है बस। अरे ऊपर तो कोई वेग नहीं है, तो खाली वेग यही बचा, और यही अक्षतिज दिशा में है। तो अक्षतिज के साथ कोण कितना आ गया? थीटा बराबर 0 डिग्री। नहीं आता तो ऐसे सीखो, tan अल्फा। अल्फा किसके साथ बना है? vx के साथ। तो यहाँ लिखा vx, यहाँ आएगा vy ऊपर साइन थीटा, नीचे कोस थीटा। आप कहेंगे थीटा कितना? थीटा कौन? vx और vy के बीच का कोण। vy जब है ही नहीं तो थीटा कैसे बनेगा? मतलब थीटा 0 साइन 0 0। तो tan अल्फा कितना आ गया? 0, और अल्फा कितना आ गया? 0 डिग्री। मतलब उच्चतम बिंदु पर जो वेग बचता है वो केवल अक्षतिज वेग बचता है, और वो अक्षतिज के साथ कितना कोण बनाएगा? 0 डिग्री। अरे खुद ही अक्षतिज है वो। चलिए, क्या आपको किसी भी बिंदु पर कोण निकालना भी आ गया? मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि कोण निकालने के लिए आपको vx और vy पता करने पड़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो बीच में y है वो अक्षतिज या ऊर्ध्वाधर के साथ पूछ लेगा तो ऊर्ध्वाधर के साथ। चलो एक और करते हैं, 6 सेकंड की बात करते हैं। 6 सेकंड की, 6 सेकंड पर वेग द्वारा क्षतिज के साथ बना कोण। 6 सेकंड पर आपने कहा 6 सेकंड पर अक्षतिज वाला तो चेंज नहीं होगा, तो ये तो कितना ही रहेगा? 30 मीटर पर सेकंड में। इसको vx बोल देता। आप ये मत कहना कि जब चेंज नहीं हुआ तो आपने ux को vx क्यों लिख दिया। u का मतलब प्रारंभिक होता है, v का मतलब अंतिम होता है। ठीक है, जगह तो बदल रही है ना। 6 सेकंड के बाद वेग 1 सेकंड में कितना कम होता है? 10। 6 में कितना आ जाएगा? 60 कम हो जाएगा। था 40, 60 कम हो गया तो बचा कितना? -20। माइनस मतलब नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ जो वेग आएगा vy, अरे कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। नहीं आता यकीन तो लिखो v बराबर u प्लस ए टी, y u y शुरू का वेग 40 -10, t कितना? 6 सेकंड। तो 40 माइनस 60 -20 मतलब नीचे की तरफ, और ये रहा हमारा v। अरे वेग यही तो है मेन वेग, ये तो इसके हिस्से हैं। मान लो इसने यहाँ कितना कोण बनाया? अल्फा। अल्फा किसके साथ बनाया? vx के। तो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स खड़ी हुई बटे पड़ी हुई। खड़ी हुई कौन? vi 20, पड़ी हुई कौन? 30। या अल्फा बराबर tan इनवर्स 2/3। अक्षतिज के साथ कितना कोण बना है? tan इनवर्स 2/3। लेकिन ये आपके वेग नीचे की तरफ है, पिछले वाला ऊपर की तरफ बना था। ठीक है, ये बच्चों मैंने आपको कोण निकालना सिखाया। एक ही सवाल से देखो कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये भी पूछ सकता है स्थिति। चलो स्थिति निकालना सीखेंगे। हमने कहा कि यहां से किसी प्रक्षेप्य को 100 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री के कोण पे फेंका। ठीक है, तो ये बनेगा ux, ये बनेगा uy। बताना मुझे। यहाँ बनेगा cos 37। cos 37 का मान होता है कितना? 4/5। 4/5 5 से जाएगा 20, और 20 चौके 80, तो आ जाएगा 80 मीटर पर सेकंड। अब सुन तो रहे हो ना तुम। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 100 साइन 37। 100 साइन 37। साइन 37 का मान 3/5। 5 से गया है 20, 20 दिया 60, ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैंने x और y का भी निकाल दिया। मैंने आपसे कहा कि 3 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति, 3 सेकंड बाद
वस्तु की स्थिति, ये पहला सवाल है। अब स्थिति निकालने के लिए मुझे एक्स वाई चाहिए। स्थिति क्या होता है कि x में कितना चला, y में कितना चला, मतलब मुझे x निकालना पड़ेगा, मुझे y निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले x निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर x दिशा में sx, x दिशा में x चला, कितना वेग था u x 80, समय कितना 3 सेकंड, त्वरण 0 होता है तो x दिशा में त्वरण कितना 0, तो x आ गया 240 मीटर हो गया, तो मीटर लिख देंगे, लो मीटर लिख दिया हमने। y निकाल लेंगे, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। स्थिति निकालने के लिए हम ये काम करें। स्थिति क्या होती है, x में कितना चला, y में कितना चला, वो एस वाई मान लेते हैं, y चला, यू वाई कितना था 60, t कितना है 3, a कितना है -10, 3 का स्क्वायर 9, 60 दिया 180, 2 से क्या 10 5 9 5 45, 180 में से 40 का 140 ही आ जाएगा 135। अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो एक बार देख लेना, कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो उसको खुद सही कर लेना। मतलब वस्तु x में चली है 240, y में चली 135, तो उसका स्थिति सदिश क्या बनेगा, x में कितना चले 240, x में चले तो i कैप प्लस आया है 135, y में j कैप, ये इसकी स्थिति सदिश है। ठीक है, अगर आपको विस्थापन पूछने लगे कितनी, तो ये कर देना अंडर रूट 240 का स्क्वायर प्लस 135 का स्क्वायर, बड़े बड़े स्क्वायर आ रहे हैं, खुद से एक बार कर लेना। मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है कि कैसे निकाल ले स्थिति सदिश। अगर आपको समझ नहीं आई ये बात, ये एक बार यहाँ डायग्राम बना के सिखा देता हूँ कि ऐसे चल रहा था, यहाँ टाइम 0 है, मान लेते हैं ये टाइम कितना हुआ 6 सेकेंड, उसको वो ये पूछ रहा है कि बताओ यहाँ x और y का मान कितना है, मतलब स्थिति सदिश बताओ। और अगर आप इसका परिमाण निकाल देंगे तो दूरी आ जाएगी, इसको बोलते हैं विस्थापन की, ये यहाँ से इतनी दूर है अगर वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अभी ये 240 x में चला है और 135 y में चला है, ये मैंने आपको निकालना सिखाया, विस्थापन इस सदिश निकालना या स्थिति सदिश निकालना। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अब देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, आसान लगा होगा, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब है जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते। शुरू के 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्मूला बेस कराए, फिर आपको मैंने अलग अलग बिंदु पे वेग निकालना, अलग अलग बिंदु पे वेग द्वारा बनाया कोई कोण निकालना, और अलग अलग बिंदु पे यहाँ तो एक ही कराया है क्या निकालना, स्थिति सदिश। अगर वो 5 सेकंड बोल देगा, 4 सेकंड बोल देगा, तो आप यही फॉर्मूला लगा के पहले x निकाल लेंगे फिर y निकाल लेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखें, x में कोई त्वरण नहीं है, 0 त्वरण, y में त्वरण है -10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और करेंगे कुछ और सवाल। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कहता है एक वस्तु को 20√3 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर फेंका जाता है। उस बिंदु पर वेग ज्ञात करो जहां वस्तु क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये वही अभी जो पिछला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि किसी भी बिंदु पे वेग कैसे निकालें, बहुत आसान। सबसे पहले अपने क्षैतिज बनाया, यहाँ से 60 डिग्री के कोण पे आपने वस्तु को फेंका 20√3 मीटर पर सेकंड के वेग से। ये क्षैतिज घटक हो जाएगा ux, ये आ जाएगा uy। ux होता है 20√3 का, यहाँ आ जाएगा cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से जाएगा 10√3। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा इसका, और यहाँ बनेगा साइन 20√3 साइन 60 का मान होता है √3/2, तो आ जाएगा 20√3, यही लिख देता हूँ √3/2, √3 3 हो जाएगा, 20 या 60/2, तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ कि ये 10√3 आएगा और ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, हमें कहा है वहाँ ज्ञात करो जहाँ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ है, यहाँ जो वेग है क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मान लिया मैंने। अब मुझे बताओ क्या ये इसका क्षैतिज आएगा? आपने कहा बिल्कुल जी ये क्षैतिज आएगा। यहाँ वेग कितना रहेगा, मान लेते हैं ये वेग कितना है v, ध्यान से बताओ मुझे, यहाँ वेग कितना है v, और v का ये हिस्सा बनेगा v cos 30 और ये बनेगा v sin 30। करने के तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। या तो ये कहो कि ये यहाँ जाके सेम रहेगा कितना 10√3,
आपको पता है अक्षतिज वेग चेंज नहीं होता। यहाँ कितना हुआ v cos 30, यहाँ क्या 10 अंडर रूट 3। cos 30 का मान होता है बच्चों अंडर रूट 3/2, तो जाएगा 10 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से 3 अंडर रूट 3 गया, ये जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस बिंदु पर जो वेग है वो होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो कितने आसानी से हमने किया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इंक थोड़ी कम हो गई है, ये साफ साफ आपको शायद दिख ना रहा हो, मैं पढ़ के बता देता हूँ। एक वस्तु को u वेग से अक्षतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका जाता है। ये अक्षतिज है, ये u वेग है, ये थीटा है, ये u cos थीटा है, ये u sin थीटा है। इतनी बातें आप अपने आप सीख गए होंगे लिखना। किसी समय चलते गए यहाँ जाके कहीं इसका वेग v प्रारंभिक वेग u के लंबवत हो जाता है। अच्छा, v ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? v। अब आप एक बात बताएंगे मुझे, क्या मुझे पता है कि समय कितना हुआ है कि वेग v के लंबवत हो गया है? हमें नहीं पता। मैंने मान लिया कि t समय के बाद ऐसा हुआ कि जो वेग है वो प्रारंभिक वेग के लंबवत हो गया। अरे भाई प्रारंभिक वेग ये है, चलो ऐसे बताता हूँ, ये हमारा प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग इसके लंबवत हो गया ऐसे, अंतिम ये v है, ये अक्षतिज है। मुझे बताओ ये कितना एंगल थीटा, ये कितना 90, तो तीसरा एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा। अरे भाई तीनों एंगल का सम 180, 180 में से 90 तो यही है, तो बचे हुए दोनों का योग 90 होगा। एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। मैंने कहा कि ये जो वेग है ये है v। दो तरीके से बताऊंगा मैं इसको। मैंने कहा ये पहला वेग था u, दूसरा मैंने बना लिया। हमें पता है 90 डिग्री का हो गया है, लंबवत हो गया है। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। तो मुझे बताओ ये भी कितना कोण होगा? 90 माइनस थीटा। आमने सामने कोणीय कितने होते हैं? बराबर होते हैं, तो ये कोण थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ ये v है तो ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ बनेगा v cos 90 माइनस थीटा। अच्छा चलो आसान करता हूँ तुम्हारे लिए। ये बताओ पूरा कोण कितना? ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा। आसान हो गया, इसको हटा देता हूँ। अगर ये v और ये थीटा, तो ये आया v cos थीटा, ये आएगा v sin थीटा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये था u और ये था थीटा, तो ये क्या होगा? u cos थीटा, और ये होगा u sin थीटा। अब मुझे बताओ कौन सा वेग नहीं बदलता? अक्षतिज वेग नहीं बदलता। तो आपने कहा कि ये जो u cos थीटा है ये किसके बराबर आएगा? v sin थीटा के बराबर आएगा। मुझे v निकालने को कहा है, तो v आ गया बच्चों u cos थीटा बटे sin थीटा। cos थीटा बटे sin थीटा होता है कोट थीटा, तो यह क्या? कोट थीटा। ठीक है, कोई मुश्किल तो इसमें आई नहीं होगी। ये मैंने आपको त्रिभुज बना के सिखाया एक कि ये ऐसे करना है। ठीक है, आंसर आ गया हमारा u कोट थीटा। सवाल करेंगे बच्चों। सवाल कहता है कि एक प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग i कैप प्लस 2j कैप है। थोड़ा मैं बोल के बता रहा हूँ, देख लेना। इसके पथ का समीकरण ज्ञात करो। अच्छा, पथ का समीकरण बोल जो हमने लिखा था y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वहाँ की बात ये कर रहा है। चलो करते हैं इसको। एक बार मुझे बताना पथ का समीकरण आता है तुम्हें? y बराबर क्या था? x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे ये समीकरण लिखना है तो बच्चों मुझे एक तो थीटा चाहिए। थीटा क्या होता है? प्रक्षेपण कोण, जितने कोण पे हमने उसको फेंका। और दूसरा मुझे u चाहिए। u मतलब प्रारंभिक वेग दे रखा है। चलो करते हैं। u बराबर क्या दे रखा है बच्चों? i कैप प्लस 2j कैप। बताना। अब मुझे इसका मान चाहिए परिमाण, तो आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा √5। तो u कितना आ गया? √5 आ गया। अच्छा जी, u तो मुझे मिल गया। मुझे u का स्क्वायर करना है, तो जैसे ही u का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 5। तो u तो उसको मैं रख दूंगा यहाँ। ठीक है, थीटा नहीं पता मुझे। थीटा की बात करते हैं। थीटा कौन बनाता है? u। ये थीटा होता है। अब मुझे पता है इस u का ये हिस्सा x का हिस्सा है, ये y का हिस्सा, मतलब ये 1 है और ये 2 है। ठीक है जी। और जब मुझे कोण निकालना होता है tan थीटा बराबर tan थीटा खड़ी हुई चीज बटे पड़ी हुई चीज। खड़ी हुई चीज 2 है, पड़ी हुई चीज 1 है, तो tan थीटा का मान कितना आ गया? 2 आ गया यहाँ से। मतलब मुझे tan थीटा भी पता चल गया, u भी, लेकिन मुझे कोस भी चाहिए। अच्छा जी, कोस कैसे निकाल लें? सुनो, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार
कर्ण यहाँ से निकाल लेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, यह आ जाएगा टोटल 5। सुनो, लंब का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, आधार 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 5, 4 और 1 5, अंडर रूट 5 आ गया। मैं भी फंबल होता हूँ। लंब का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ए आधार 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 5। कोस थीटा चाहिए, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है अंडर रूट 5, तो कोस थीटा आ गया 1 बटे अंडर रूट 5। मुझे चाहिए कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 बटे 5। वैल्यू डालते हैं, y बराबर x टेन थीटा 2, g का मान 10, एक्स स्क्वायर 2, यू स्क्वायर 5, कोस स्क्वायर थीटा 1 बटे 5, 5 से गया 5, 2 से गया ये 5, y बराबर आ गया 2x माइनस 5x स्क्वायर। ये इसके पथ का समीकरण है बच्चों। क्या है? पथ का समीकरण। एक बार इसको देखो एक तरीके से और मैं इसको कराऊंगा। आंसर आया है 2x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। जैसे ही आपने मुझे ये कहा, सुनना, ये थोड़ा और आसान लग सकता है, करते करते मेरे ध्यान आए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे बताओ u को हम कैसे लिखते थे? u कोस थीटा आई कैप, u साइन थीटा जे कैप। ये मुझे लग रहा है उससे आसान। अरे भाई मुझे बताओ ना यार, ये u है, ये थीटा है, तो ये आएगा u कोस थीटा और ये आएगा u साइन थीटा, ये बनेगा u कोस थीटा आई कैप, बनेगा u साइन थीटा जे कैप। आई कैप के सामने कौन, साथ कौन है? 1, मतलब u कोस थीटा है। तो मैंने कंपेयर किया, जब u कोस थीटा कितना आया? 1 आया। u साइन थीटा कितना आया? 2 आया। लो, आसान हो गया। और अब मुझे यहाँ जाओ, मुझे tan थीटा चाहिए, तो ऐसा करेंगे, इस दूसरे वाले को पहले से भाग करो, u साइन थीटा बटे u कोस थीटा 2 बटे 1, u से गया u साइन अपॉन कोस, tan थीटा कितना आ गया? 2। चाहे पहले के तरीके से करो, चाहे ये वाला, ये आसान लगेगा। और यहाँ u कोस थीटा सीधा है, देखो u कोस थीटा 1 है, u कोस थीटा का स्क्वायर हो रखा है, तो मैं लिख दूंगा इसको x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू u कोस थीटा का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है। tan थीटा कितना? 2 माइनस जी कितना? 10 एक्स स्क्वायर, u कोस थीटा 1 है, 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x माइनस 5x स्क्वायर। यहाँ u अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए थोड़ा सा आसान हो गया। उससे कॉन्सेप्ट वही है, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, करेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है, एक गोली 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से 100 मीटर दूर लक्ष्य की ओर दागी गई, लक्ष्य की ओर दागी गई, और मैं लिखना भूल गया। बंदूक को लक्ष्य से कितना ऊपर रखना चाहिए? मान लीजिए बच्चों, ये आपके पास बंदूक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दी मैंने, बढ़िया सी बंदूक, और यहाँ है लक्ष्य। मान लो यहाँ कोई बंदर है, बंदर को नहीं मारना चाहिए भाई, किसी को भी नहीं मारना चाहिए। मान लो कुछ आप निशानेबाजी कर रहे हैं, आपने कुछ रख रखा है, ये लक्ष्य है हमारा। कितना है ये? 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 100 मीटर। अगर आप बच्चों यहाँ से गोली छोड़ दोगे ऐसे, तो आपको पता है यहाँ ग्रेविटी पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो आपको ये लगेगा ये सीधा सीधा जाके इससे टकरा जाएगा। तो आप, लेकिन होगा सच में ये कि पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच लेगी, तो ये गोली लक्ष्य के साथ ना लग के थोड़ा नीचे लगेगी जाके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गोली लक्ष्य पे लगे जाके, तो गोली लक्ष्य पे तब लगेगी जब आप इसको थोड़ा ऊपर करके रखोगे, ऐसे ऐसे। जब आप इसको ऐसे गोली चलाओगे तो ये ऐसे चल के यहाँ लग जाएगी, मतलब ये प्रक्षेप पे गति करेगी। उसने कहा है कि ये बंदूक है जो, इसको लक्ष्य से कितना ऊपर हम रखें? हमें उतना ऊपर रखना चाहिए जितना नीचे गोली चली जाती है। मान लो मैं इसको ऐसे रखूं और ये नीचे 10 सेंटीमीटर चली गई, तो मुझे अपनी बंदूक ऊपर 10 सेंटीमीटर रख देनी चाहिए। यहाँ फोकस करना चाहिए कि यहाँ मारूंगा मैं तो, और वो फिर 10 सेंटीमीटर नीचे आके टकरा जाएगी। हम इसको करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या समझ आया? कॉन्सेप्ट ये समझ आया कि उसे 100 मीटर, जैसे ये अक्षैतिज दिशा है, 100 मीटर चलना है, लेकिन वो ऊर्ध्वाधर दिशा भी तो चलेगी, पृथ्वी गोली को अपनी तरफ खींचेगी, तो वो जितना नीचे चली जाएगी बंदूक को उतना ही ऊपर हम रख देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, मुझे बताओ वेग कितना है? अक्षैतिज दिशा में है कितना? ux 1000 मीटर पर सेकंड।
कितनी दूर है 100 मीटर, मतलब ये x है 100 मीटर। तुम कहोगे कैसे पता भैया अक्षतिज है? अरे भाई हम ऊपर ऐसे गोली थोड़ी चलाएंगे, हमारे सामने लक्ष्य में ऐसे गोली चलाऊंगा, ये तो अक्षतिज की बात हो रही है। वेग है 1000, चलना कितना है 100 मीटर। त्वरण कितना होता है इस दिशा में, x दिशा में त्वरण होता है 0। तो s का फॉर्मूला लगा देंगे ut प्लस हाफ at²। s कितना है, s है x कितना है 100, u कितना है 1000, समय t, त्वरण 0 है तो ये 0 हो जाएगा। t आ जाएगा यहाँ से 100/1000, 1/10, 0.1 सेकेंड। मतलब बंदूक की गोली 0.1 सेकेंड में वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ लक्ष्य है, लेकिन वो लक्ष्य को लग नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी तरफ सीधा कर रखा है। गोली थोड़ा ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है। हम ये देखेंगे कि कितना नीचे गई, मतलब y में कितना चला। तो s बराबर ut प्लस हाफ at² y दिशा में है। ठीक है, ये था x दिशा में, sy में तुमने मान लिया y गई होगी, uy। शुरू में तो हमने गोली ऐसे चलाई है ना, तो नीचे की तरफ तो कोई वेग नहीं है, ये भी ध्यान रखना आपको कि हमने गोली ऐसे चलाई है, नीचे की तरफ कोई वेग नहीं है, तो इसका शुरू का वेग कितना हो जाएगा 0, y दिशा में। समय 0.1 सेकेंड है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी रखो 0 ही होना है। हाफ a कितना है -10, y दिशा में -10 होता है, 0.1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, यह आ जाएगा -2 से गया 10, 5, 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है, यह आ जाएगा -0.05 मीटर। मतलब माइनस बता रहा है कि अगर आप बंदूक को सीधा रखोगे तो गोली ना सीधा यहाँ जाकर 0.05 मीटर नीचे लगेगी। 100 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें मारना तो था लक्ष्य पे, टारगेट पे, गोली लगी है 5 सेंटीमीटर नीचे, तो मैं क्या करूंगा, बंदूक को ऊपर उठा दूंगा 5 सेंटीमीटर कि जिससे वो 5 सेंटीमीटर नीचे जाके लगे। तो हमें कितना ऊपर रखा जाना चाहिए बंदूक को लक्ष्य से? अरे लक्ष्य मतलब रखा जाना नहीं चाहिए, उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। हिंदी में मेरे पास सवाल इंग्लिश लैंग्वेज में है, मैं उनको ट्रांसलेट करके यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसलिए बस ये वहाँ ये मान लेना कि अभी ये सोचो कि बंदूक को ऊपर उठा दे, नहीं। हम क्या करेंगे, हमने पहले सीधा निशाना लगाया था लक्ष्य पे, अब मैं उससे कितने ऊपर लगाऊंगा 5 सेंटीमीटर, जिससे गोली 5 सेंटीमीटर नीचे जाके लगेगी। तो आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। माइनस आने से ये मत सोचना कि नीचे जाना है, माइनस ये बता रहा है कि गोली नीचे जाएगी, हम ऊपर बंदूक कर देंगे, हमें बंदूक ऊपर करनी है तो विपरीत दिशा में हो गया। तो चलिए हटाते हैं, करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक प्रक्षेप्य को अक्षतिज से थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाता है। अक्षतिज से थीटा कोण पर u वेग से फेंका गया, तो ये जो वस्तु है ये यहाँ आके गिरी r प्रास पर, इसको प्रास बोलते हैं। इसने कहा अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को 2 गुना कर दिया जाए उसी कोण पर, थीटा नहीं बदलना है, तो बताओ रेंज कितनी हो जाएगी, प्रास कितना हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। यहाँ के लिए r का फॉर्मूला लिखो, u² sin 2θ/g, ये r आ गया। इस r को मैंने r डैश बोल दिया, यहाँ की रेंज r डैश है, फॉर्मूला बनेगा u की जगह यहाँ 2 है, 2u का स्क्वायर। अरे भाई यहाँ u था तो u का स्क्वायर, यहाँ 2u है तो 2u का स्क्वायर, थीटा नहीं बदला है तो sin 2θ/g। यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, u² sin 2θ/g, और ये u² sin 2θ/g r के बराबर है। तो हमारी जो रेंज है वो पहले से 4 गुना हो जाएगी। पहले रेंज r थी, प्रास r था, अब r रेंज कितने होंगे 4r। वेग 2 गुना करने पर रेंज प्रास 4 गुना हो गया है। तुम भी देखो यहाँ वेग का स्क्वायर है, अगर वेग को 2 गुना करोगे तो उसका स्क्वायर 4 गुना, मतलब रेंज 4 गुना हो जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। बढ़ेंगे आज का लास्ट सवाल करते हैं बच्चों। कहता है एक प्रक्षेप्य का 2 अलग अलग कोणों के लिए प्रास समान है तथा उड्डयन काल t1 व t2 है। उड्डयन काल t1 व t2 है, तब r t1 व t2 में संबंध स्थापित कीजिए। बच्चों ये कहा गया है कि एक प्रक्षेप्य को हमने 2 अलग अलग कोणों पे फेंका तो उनके रेंज समान आई, रेंज क्या आई, समान।
आप जानते हैं ऐसा कोण अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा वरना नहीं कर पाओगे। दो अलग अलग कोणों के लिए रेंज बराबर है तो उन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो r का फॉर्मूला क्या होगा रेंज का, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ये रेंज आ गया हमारा, चाहे थीटा रखो चाहे 90 माइनस थीटा रखो। लेकिन एक बार जो है उड्डयन काल t1 है, t1 के लिए आप यूज क्या होता है उड्डयन काल का सूत्र 2u साइन थीटा बटे जी, और दूसरा है 2u साइन, दूसरी बार थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बटे जी। एक बार थीटा है तो थीटा रखा, एक बार 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा रखा। आप ये नहीं कहेंगे कि आपने यहाँ 2 बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चाहे मैं थीटा लिखूं चाहे 90 माइनस थीटा लिखूं रेंज इतना ही आएगा, प्रास समान है, तो मैंने एक बार ही उसको लिख दिया। ठीक है, टी मैंने 2 बार लिखा तो T2 कितना आएगा बच्चों बताना मुझे। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है तो जाएगा 2u कोस थीटा बटे जी। अब आपको इस r T1 और T2 में संबंध स्थापित करना है, r T1 और इस T2 में संबंध स्थापित करना है। सुना, इसको हटा दूं क्या आप लिख लेना, मैं आपके सामने इसको हटा रहा हूं क्यों, क्योंकि मुझे इन 3 में संबंध स्थापित करना है। अब देखो अगर मैं इनकी गुणा करूं तब u इंटू यू स्क्वायर बनेगा, तभी संबंध स्थापित हो पाएगा। आप कहेंगे अगर जोड़ने पे भी नहीं आ पाएगा, गुणा करने पे ही ये आएगा कि u इंटू यू क्या बनेगा यू स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने T1 और T2 की गुणा की और देखा कि यह आया 2u साइन थीटा बटे जी 2u कोस थीटा बटे जी, ऐसे 2u कोस थीटा बटे जी 2u साइन थीटा बटे जी। यह आ जाएगा u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ 2 गुणा 2 है 4, 4 में मैंने यहाँ 2 लिख लिया और 2 एक को लगाया इसके साथ 2 साइन थीटा कोस थीटा बना साइन 2 थीटा, और जी क्या हो गया हमारा जी स्क्वायर। अगर मैं जी स्क्वायर कैसे लिख लूँ, जी गुणा जी, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये चीज़ हमारा r है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, तो यह जाएगा 2r बटे जी। मतलब जो हमारा T1 गुणा T2 है वो किसके बराबर है 2r बटे जी के बराबर है। ऐसे बहुत सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन कराने को मैं 4 वीडियो बना दूँ उसकी, इतने सारे सवाल हैं मेरे पास, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। सीखना आपको खुद पड़ेगा, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको बस एक बता सकता हूँ कि ये चीज़ें ऐसे करनी है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोशिश कर सकते हैं हम कि हाँ एक वीडियो और बना दी जाए, लेकिन फिर हमें सिलेबस भी देखना है, अपने चैप्टर भी पूरे करने हैं। तो अगला वीडियो जो हम करेंगे उसमें पढ़ेंगे तो प्रक्षेप्य गति करेंगे न्यूमेरिकल ही, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ से चल के यहीं पहुँचा है। अगले वीडियो में हम किसी मीनार के ऊपर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या सामने हम क्या फेंक देंगे, वस्तु फेंक देंगे, हम पूछेंगे कितना समय लगा है। कॉन्सेप्ट यही होंगे। हाँ, या अगली वीडियो में आपको मैं 3 फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये r वाला t वाला, क्यों, क्योंकि वहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगते। ये 3 फॉर्मूला उड्डयन काल, प्रास और ऊंचाई ये तभी लग पाते हैं जब हम जो हमने लिखे हैं पृथ्वी से चल के वापस पृथ्वी पे ही आए। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट यही रहेंगे और अच्छा आपको महसूस होगा, लेकिन फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले वीडियो में सिर्फ आप ये ध्यान रख के आएँ कि 3 इक्वेशन क्या हैं, 3 समीकरण क्या हैं गति के। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।